31 साल की महिला एक रेप पीड़ित लड़की के साथ बंगाल सरकार के सचिवालय में घुस गई और सीएम चैम्बर के दरवाजे पर बैठ गई। मुख्यमंत्री से मिलने की जिद की। पहले पुलिस पूरा ड्रामा देखती रही, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ, पुलिस अफसर हाथ जोड़ने लगे। किसी ने कहा मैडम नौकरी चली जाएगी, किसी ने कहा आप हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही हैं। बारी बारी से पुलिस वाले अपने अपने तरीके से मनाते रहे, लेकिन वो महिला वहाँ से नहीं हिली। आखिरकार बंगाल पुलिस ने उसे सचिवालय की सीढ़ियों से घसीटते हुए उतार दिया। महिला को खींचकर लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया। उसके कपड़े फट गए। उस वक्त बंगाल में टीएमसी के फूल वाले झंडे का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम के लाल झंडे की हुकूमत चलती थी और बंगाल में सबसे लंबा शासन करने वाले ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। बसु के आने से पहले उनके ऑफिस से जिस महिला को घसीटकर पुलिस थाने तक ले गई, वो कोई और नहीं, हमारी ममता दीदी थी। सीएम ज्योति बसु ममता से इतने चिढ़ते थे कि उनका नाम तक नहीं लेते थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिस्टर बसु ममता को वो लेडी कहकर कुछ इस तरीके से बुलाते थे। दिसंबर 1992 पश्चिम बंगाल के नादिया में एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप की घटना हुई और ममता ने मौका भांप लिया। वो पीड़ित लड़की को साथ लेकर सीधे सीएम ऑफिस पहुंच गई। उनका आरोप था कि सरकार गुनहगारों को बचा रही है, राजनीति दबदबे की वजह से दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन सीएम ज्योति बसु ममता को देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो उनके आने से पहले ममता को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इस अपमान के बाद ममता ने कसम खाई कि अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। 18 साल तक आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर चलकर ममता ने अपनी शपथ पूरी की। जब वो 20 मई 2011 को 34 साल के वामपंथी साम्राज्य को रौंदकर कोलकाता की ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा दाखिल हुई, वक्त के साथ ममता दीदी ने बंगाली अस्मिता का परचम अपने हाथ में ले लिया। ममता के बिना बंगाल की राजनीति अधूरी लगने लगी, लेकिन अब फिर एक बार वक्त ने करवट बदली है और जिस ममता बनर्जी ने अपराध और अंधे कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सड़क से सत्ता तक का सफर तय किया, लोगों की नजरों में अब वो खुद विलन बन गई है और अपने तीसरे टर्म तक बंगाल पर एक छत्र राज करने वाली ममता के सामने सवाल वही 30 साल पुराना गूंगी बहरी लूली लंगड़ी अंधी कानून व्यवस्था का। लेकिन बंगाल के साथ पूरा देश उस दिन हैरान रह गया जब लोग कोलकाता की एक बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे, तो 16 अगस्त 2024 को एक राज्य की सीएम जो खुद लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, वो अपने ही खिलाफ सड़क पर उतर गई। अब हर मोर्चे पर घिरी ममता को इस मार्च पॉलिटिक्स से क्या हासिल होगा, इसका जवाब तो आने वाले टाइम के साथ ही मिलेगा। लेकिन अब तक ममता दीदी की कहानी मार्च के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 30 साल पहले का ज्योति बसु का किस्सा तो सिर्फ ट्रेलर है। ममता की कहानी में ऐसे कई ट्विस्ट एंड टर्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, जिससे आपका सिर चकरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द ममता स्टोरी। साल 1955 कोलकाता के कालीघाट में बंगाली ब्राह्मण परिवार के घर ममता का जन्म हुआ। पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे और मां घर संभालती थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ममता के पिता प्रोमिलेश्वर का 41 साल की उम्र में निधन हो गया। 17 साल की ममता के सामने चुनौतियों का पहाड़ था। ममता के कुल 6 भाई बहन थे, लेकिन कोई भी इस हालत में नहीं था कि परिवार को सहारा दे सके। पत्रकार और लेखिका मोनोबिना गुप्ता अपनी किताब दीदी और पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती हैं कि पिता के जाने के बाद ममता का परिवार आर्थिक संकट में था, आमदनी का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खुद ममता ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि पिता चले गए तो कुछ करीबी रिश्तेदारों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की कि कालीघाट से उन्हें बेघर करने की साजिश रची गई। अच्छी बात यह थी कि ममता 15 साल की उम्र से ही छात्र राजनीति में एक्टिव थी, तो कांग्रेस के कुछ लोग उनके साथ खड़े थे और कुछ पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की। सरवाइव करने के लिए ममता के परिवार ने अपनी जमीन बेच दी और लोगों के सपोर्ट से अपने घर में डटे रहे। इस बीच जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ममता कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद यूनियन तैयार कर चुकी थी। पिता को खोने के बाद भी ममता ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मुश्किलों ने ममता दीदी को और मजबूती दी। अपनी अटैकिंग पॉलिसी से ममता
बंगाल कांग्रेस में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी, लेकिन ममता को नेशनल लेवल पर पहली बार तब नोटिस किया गया जब वो कांग्रेस के खिलाफ क्रांति छेड़ने वाले जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़ गई। जेपी की कार पर डांस करती ममता बनर्जी का ये तेवर सिर्फ अखबार नहीं, राजनीति पर भी छप गया। उन पर कई नेताओं की नजर पड़ी। 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी बैकफुट पर थी। जनता पार्टी का दबदबा था, लेकिन ममता बंदोपाध्याय पीएम मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखाने पहुंच गई। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत बनर्जी इस लड़ाका लड़की से प्रभावित हुए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव हुआ तो सुब्रत बनर्जी ने ममता की पैरवी की और ममता को जादवपुर सीट से टिकट मिल गया। उनके सामने थे लेफ्ट के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी। पहले ही लोकसभा चुनाव में ममता ने सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी पॉलिटिक्स की जायंट किलर के नाम से कोलकाता से दिल्ली तक मशहूर हो गई। 1989 का लोकसभा चुनाव वो हार गई, लेकिन तब तक उनकी धमक दिल्ली पहुंच चुकी थी और राजीव गांधी भी उनके मुरीद हो चुके थे। वो गांधी परिवार की गुड लिस्ट में आ चुकी थी। राजीव गांधी के मौत के बाद अगले चुनाव में वो जीत कर आई तो उन्हें गांधी परिवार से नजदीकियों का फायदा मिला। ममता को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। बंगाल लेफ्ट का गढ़ था, लेकिन ममता अकेले ही वामपंथी नेताओं के लिए चैलेंज बनी रही। उन पर हमले हुए, वो घायल हुई तो उसका राजनीतिक लाभ उठाया। ममता की फाइटिंग स्पिरिट की वजह से कांग्रेस धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में पैर जमाने लगी। 90 के दशक में ममता का कद और दबदबा देखकर बंगाल कांग्रेस के नेता ही उनसे चिढ़ने लगे। बंगाल कांग्रेस में खींचतान बढ़ी तो ममता को समझ आ गया कि कांग्रेस में रहेंगी तो वामपंथियों से ज्यादा उन्हें अपने नेताओं से ही लड़ना होगा। इसके बाद ममता ने तय कर लिया कि वो बंगाल को एक नया विकल्प देंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि जिस कांग्रेस को बंगाल में ममता ने अपने संघर्ष से सींचा था, सबसे पहले उसको कुचल दे। तो ममता ने बंगाल कांग्रेस के कई नेताओं को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि वो लेफ्ट से मिले हुए हैं और उनके साथ रहकर बंगाल में बदलाव संभव नहीं है। इस ऐलान के साथ ममता ने कांग्रेस छोड़ दी और 1997 में AITMC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता आजाद थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में महज 1 महीने पुरानी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की। बंगाल में TMC ने 7 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। इस बीच संसद में ममता ने एक ऐसा कारनामा किया कि एक बार फिर वो नेशनल सनसनी बन गई। पूरे देश ने देखा कि ममता एक ऐसी स्ट्रीट फाइटर है जो लड़ने भिड़ने से पहले जगह और समय नहीं देखती। दरअसल 1998 में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, जिसके बाद ममता बनर्जी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी और मुलायम सिंह के सांसद को कॉलर पकड़कर वेल में घसीट दिया। 1999 में ममता NDA सरकार का हिस्सा बनी और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, लेकिन जल्द ही राजनीति के अजात शत्रु यानी जिसका कोई दुश्मन न हो, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को भी ममता के तेवर देखने पड़े जब उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने पर विरोध किया और फिर 2001 में NDA से नाता तोड़ लिया। 2004 में ममता फिर NDA में लौटी, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता की TMC सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और वो उनकी अपनी सीट थी। पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ गए। 2005 में ममता की TMC कोलकाता नगर चुनाव में भी हार गई। 2006 में विधानसभा चुनाव में TMC का बुरा हाल रहा। ममता के लिए सियासत में पहली बार सर्वाइवल का सवाल था। तभी 14 मार्च 2007 को अचानक ममता की किस्मत पलट गई। एक फोन कॉल आया, उधर से जोर जोर चीखने की आवाज आ रही थी। पीछे बंदूकों से गोलियां चलने का शोर था। दहशत के इसी माहौल में ममता दीदी की राजनीति के लिए उम्मीदों का चिराग छिपा था। ममता को ये फोन नंदीग्राम से आया था। नंदीग्राम में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बंगाल सरकार ने 10,000 एकड़ जमीन ली थी। गांव वालों ने विरोध किया तो लेफ्ट सरकार ने पुलिस के 4,000 जवान भेजे और प्रदर्शन को खत्म करने के लिए गांव वालों पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में 14 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा गांव वाले घायल हुए। नंदीग्राम से आए इस फोन ने ममता दीदी को एक बार फिर आंदोलन की संजीवनी दे दी। नंदीग्राम से ममता ने मां माटी और मानुष का नारा दिया। नंदीग्राम ने ममता को बंगाल का महानायक बना दिया। तात की बंगाली साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, कंधे पर सूती झोला, न मेकअप और न गहने। ममता की ये सादगी लोगों के दिलों पर बैठ गई। खुद को दूसरों से बेहतर पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बताने वाले लेफ्ट की टक्कर में ममता के पास भी डिग्रियों की कोई कमी नहीं थी। जोगमाया देवी कॉलेज से ममता ने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की थी। इसके अलावा ममता ने एजुकेशन और लॉ में भी डिग्री ली थी। ऐसे में ममता के पास वो
सब कुछ था जो 3 दशक के वामपंथी शासन के बाद बंगाल की तलाश कर रही थी। कोलकाता के कालीघाट का 10 बाय 10 का ममता का घर बंगाल की उम्मीदों का आशियाना बन गया। पेंटिंग्स और कविता लिखने की शौकीन ममता को बंगाल के बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलने लगा। आम जनता के बीच एक क्रांतिकारी बदलाव था जो ममता को परिवर्तन की ताकत दे रहा था। ममता का विजन क्लियर था। वो पैदल मार्च लेकर नंदीग्राम की ओर निकली तो लोगों का समर्थन देख इस बार बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट सरकार में वो 1992 वाली हिम्मत नहीं थी कि फिर एक बार ममता का बाल पकड़कर घसीटा जाए, आंदोलन को दबाकर कुचल दिया जाए। इससे पहले हुगली के सिंगूर इलाके में टाटा ने नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए बंगाल सरकार से करार किया था। यहाँ साल 2006 में किसानों से 997 एकड़ जमीन ली गई थी, जिसके बाद ममता लोगों से मिलने सिंगूर जाना चाहती थी। सरकार ने रोका तो भूख हड़ताल पर बैठ गई। 26 दिनों के अनशन से सरकार विरोधी लोगों ने ममता को अपना मसीहा मान लिया और फिर नंदीग्राम के आंदोलन से ममता माँ माटी मानुष की असली ब्रांड एम्बेसडर बन गई। 2009 में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ममता राजनीतिक मौसम समझ चुकी थी तो एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए के साथ हो गई। टीएमसी ने कमाल कर दिया और ममता की पार्टी से 19 सांसद चुने गए। 2010 में बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी की कामयाबी ने लेफ्ट के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बंगाल में बदलाव की हवा चल पड़ी थी। मनमोहन सरकार में ममता रेल मंत्री थी, लेकिन दिल्ली छोड़कर ज्यादातर वक्त वो कोलकाता में बिता रही थी। कहा गया कि ममता कोलकाता से देश का रेल मंत्रालय चलाती हैं, लेकिन बंगाल की दीदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मई 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। 34 साल से बंगाल पर राज कर रहे लेफ्ट को उखाड़ फेंका। बंगाल में लेफ्ट का लाल किला ढह गया। कोलकाता से दिल्ली तक ममता ने ये तय कर दिया कि वो लेफ्ट के लिए अब नथिंग लेफ्ट। सियासत में ममता जो बदलाव लेकर आई थी वो आंदोलन से होकर गया, लेकिन अब ममता बनर्जी आंदोलन की दूसरी तरफ है और बिना चेहरे की एक भीड़ दीदी के इरादों पर सवाल खड़ी कर रही है। क्या बंगाल की जनता को एहसास होने लगा है कि ज्योति बसु सही सोचते थे जब वो ममता का नाम नहीं लेते थे और ममता को सबसे बड़ा ड्रामेबाज कहते थे? क्योंकि अब जब ममता मुख्यमंत्री हैं और वही 30 साल पुराना महिला सुरक्षा का गंभीर सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वो जवाबदेही तय करने की बजाय अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने लगी। लोगों को राम और बाम की घिसी पिटी कहानी समझाने लगी। ऐसे में ममता के संघर्ष भरे सफर और उनके सियासी चेहरे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे जाने से पहले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।